इस वीडियो में हम अगतंत्र का टॉपिक पॉइजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉइजन। पॉइजन इज एनी सब्सटेंस विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बॉडी बाय एनी रूट प्रोड्यूसेस इल हेल्थ, डिसीज और डेथ बाय इट्स केमिकल एक्शन। मतलब वो द्रव्य या वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, किसी भी रूट से अगर लिया है हमने तो हमारी बॉडी में जाकर क्या करता है, इल हेल्थ प्रोड्यूस करता है, डिसीज और डेथ प्रोड्यूस करता है अपनी केमिकल एक्शन से। ठीक है। अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग विष की परिभाषा क्या है? देहम प्रविश्य यत् द्रव्यम दूषित्वा रसादिकान स्वास्थ्यम प्राणहरम च स्यात् तद द्रव्यम विषम उच्यते। ये श्लोक शारंगधर संहिता से लिया गया है। इसका मतलब क्या है? देहम प्रविश्य यत् द्रव्यम मतलब जो सब्सटेंस देह में जाकर क्या करता है, दूषित्वा रसादिकान मतलब रसादि धातु को क्या करता है, दूषित करता है। और स्वास्थ्य प्राणहरम मतलब प्राणों को हर लेता है, उसको क्या कहते हैं? तद द्रव्यम विषम उच्यते, उसको कहते हैं विष। ठीक है। मतलब जो देह में प्रवेश करके रसादी धातुओं को दूषित करता है और प्राणों को हर लेता है, ऐसे द्रव्य को विष कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन इंटेंशन। ठीक है, मतलब किस उद्देश्य से पॉइजन लिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो पॉइजन के टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले आता है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग क्या होता है कि हमने इंटेंशनली नहीं लिया है पॉइजन, इग्नोरेंस की वजह से या फिर केयरलेसनेस की वजह से जो है वो हमारे बॉडी के अंदर चला गया है पॉइजन। तो जो अनइंटेंशनली टेकन पॉइजन होता है उसको एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में रखते हैं। इसके कॉमन कॉजेज क्या हैं? मिस्टेकन आइडेंटिटी ऑफ ड्रग्स और प्लांट्स, accidental ingestion by children, inhalation of gases CO, LPG, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल एक्सपोजर, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स। तो इसके कॉमन कॉजेज में यही आ जाते हैं कि अगर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो कुछ भी खा लेते हैं, उनको थोड़ी ना पता होता है कि ये पॉइजन है कि कोई अच्छी चीज़ है। तो क्या हो गया, एक्सीडेंटली हो गया ना, उनको पता नहीं, इंटेंशनली नहीं ले रहे हैं बच्चे, वो तो अचानक ही ले रहे हैं, तो वो भी इसी में आ जाते हैं। अब ड्रग्स, कोई भी ड्रग है, हमें लग रहा है कि हमने सही ड्रग आइडेंटिफाई की है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है ड्रग आइडेंटिफाई करने में, तो वो भी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में आ जाता है, क्योंकि हमने इंटेंशनली तो नहीं ली ना पॉइजनस ड्रग। इसके बाद इनहेलेशन ऑफ गैसेस, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, एलपीजी गैसेस हाई ट्रैफिक में अगर फंस जाती हैं तो वहाँ पे भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, तो वो एक्सीडेंटल में ही आती है। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल एक्सपोजर, जो फार्मर वगैरह होते हैं वो पेस्टिसाइड केमिकल्स का यूज़ करते हैं, तो अनइंटेंशनली वो भी कहीं ना कहीं इनहेल कर लेते हैं अगर ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस को, तो वो भी एक्सीडेंटल में आ जाता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, केरोसिन, क्लीनिंग एसिड्स जो घरों में यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड, लेड और मर्क्यूरी। इसके बाद हम देखते हैं सुसाइडल पॉइजनिंग। सुसाइडल पॉइजनिंग को क्या कहते हैं? आत्महत्या हेतु का विष। ठीक है। अब ये एक्सीडेंटल क्या थे? जो अनइंटेंशनली ले रहे थे। सुसाइडल में वो आते हैं जो हम इंटेंशनली लेते हैं अपनी लाइफ को एंड करने के लिए। ठीक है। इसमें जो कॉमन कारण क्या है? डिप्रेस्ड जो इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना, दुख दर्द से पीड़ित लोग जो होते हैं वही लेते हैं सुसाइडल पॉइजनिंग। ठीक है। अब इसमें जो कॉमन पॉइजन्स यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? और ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड्स, इंसेक्टिसाइड वगैरह, आर्सेनिक, कॉपर सल्फेट, ओपियम, बार्बिचुरेट्स, स्लीपिंग पिल्स जो बहुत से लोग मोस्ट कॉमनली लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स अपनी लाइफ को एंड करने के लिए, ओलिएंडर और धतूरा। थर्ड पे आता है हमारा होमिसाइडल पॉइजनिंग। होमिसाइडल पॉइजनिंग क्या होता है? किसी दूसरे इंसान की पर हत्या करने के लिए जो पॉइजन्स यूज़ किए जाते हैं वो आते हैं होमिसाइडल पॉइजनिंग में। ये रिलेटिवली रेयर होते हैं क्योंकि इसके लिए चाहिए पड़ती है सिक्रेसी और प्लानिंग। सिक्रेसी मतलब कैसी सिक्रेसी? कि अगर हमें किसी को मारना है तो भाई ये होना चाहिए ना कि उसको पता ना चले, किसी को पता ना चले कि मैंने इसको मारा है, तो उसके लिए सिक्रेसी चाहिए रहती है, प्लानिंग चाहिए रहती है। तो इसीलिए इसी वजह से ये क्या होते हैं? रेयर होते हैं। इसमें जो कॉमन पॉइजन्स यूज्ड किए जाते हैं, आर्सेनिक है, साइनाइड, एक्ोनाइट, ओलिएंडर, थैलियम, स्नेक वेनम एंड धतूरा। फिर आता है हमारा अबॉर्टिफिशिएंट पॉइजनिंग। ये वो पॉइजन होते हैं जो कि अबॉर्शन करने के लिए या फिर फीटस को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। अब इनके कॉमन कहाँ पे होते हैं ये, मतलब क्या कारण है? अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो हो जाती हैं ना चाहते हुए भी, तो उसमें क्या होता है, ये अबॉर्टिफिशिएंट पॉइजनिंग का यूज़ किया जाता है इलीगल अबॉर्शन अटैम्प्ट्स वगैरह में। इसके बाद इसमें जो कॉमन पॉइजन्स यूज होते हैं कौन कौन से होते हैं? अर्गुट, क्विनिन, ओलिएंडर, आर्सेनिक, मर्क्यूरी कंपाउंड्स और लेड। इसके बाद आता है हमारा ड्रग एडिक्शन या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ पॉइजनिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नारकोटिक्स का एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं, तो वो जो यूज़ है उनकी हैबिट में आ गया अब नारकोटिक्स का यूज़ करना इतना ज़्यादा, तो क्या हो जाता है, वो ड्रग एडिक्शन में आ जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ओपियम, मॉर्फिन, कोकेन, हीरोइन।
अल्कोहल, कैनाबिस और LSD। अल्कोहलिक लोग तो बहुत देख लिए होंगे आपने, मॉर्फिन को का भी बहुत चल गया, ओपियम वगैरह है ना, ड्रग एडिक्टेड जो पर्सन्स होते हैं। इसके बाद है फूड एडल्ट्रेशन, कंटामिनेंट पॉइजनिंग। अकर्स व्हेन फूड और बेवरेजेस आर कंटामिनेटेड विद टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब जो खाना पीने का आइटम है, खाने पीने का आइटम अगर उसको टॉक्सिक सब्सटेंसेस से कंटामिनेट हो गया, ठीक है, दूषित हो गया, तो वो जो पॉइजन है वो फूड अडल्ट्रेशन में आ जाएगा अपना। जैसे कि कंटामिनेटेड फ्लोर, कभी कभी आटे में फंगस वगैरह लग जाती है, अर्गुट है ना, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज होते हैं, सड़ा गला खाना, स्पॉइल्ड फूड, मेटेलिक कंटामिनेशन युक्त अगर चीज़ें तुम खा रहे हो, है ना, तो ये फूड अडल्ट्रेशन में आ जाता है। इसके बाद आता है हमारा अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एक्शन पॉइजन्स आर क्लासिफाइड टू फॉलोइंग। अभी हमने क्या देख लिया, इंटेंशन के बेसिस पे पॉइजन्स के टाइप्स देख लिए, अब हम देखेंगे एक्शन के बेसिस पे पॉइजन्स के टाइप्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है कोरोसिव पॉइजन। कोरोसिव पॉइजन को क्या कहते हैं, दाहक विष। दाहक विष मतलब जो बॉडी के अंदर जाके दाह उत्पन्न करे, इन्फ्लामेशन उत्पन्न करे, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये बॉडी के अंदर जाएगा, को कोरोड करेगा। कोरोसिव पॉइजन तो टिश्यू को डिस्ट्रॉय या फिर कोरोड करेगा और बर्न, इन्फ्लामेशन रिड्यूस करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन में। इसमें जो ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं कौन कौन से होते हैं, माउथ, थ्रोट, ईसोफेगस और स्टमक, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉस्टिक सोडा, कार्बोलिक एसिड जिसको हम फिनॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया जैसे, और ये नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जैसे ये बॉडी में जाते हैं तो क्या करते हैं, बॉडी का कोरोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं, बर्निंग पेन, वॉमिटिंग, ब्लैक और ब्राउनिश कोरोजन्स, परफोरेशन ऑफ स्टमक। सिम्टम्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नाम में ही छुपा हुआ है, कोरोसिव पॉइजन का मतलब ही दाहक होता है, तो भाई बर्न तो करेंगे ही ना अंदर जाके। अब बर्निंग होगी, बर्निंग इन्फ्लामेशन होगी तो वॉमिटिंग भी होगी। अब ये जो ब्लैक और ब्राउन कोरोशंस, ये जो सिम्टम दिया है ये मेनली H2SO4 का सिम्टम, ठीक है। जब H2SO4 पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड तो उसमें मेन आएगा कि जब ये सल्फ्यूरिक एसिड बॉडी के अंदर जाता है तो ये ब्लैक या ब्राउनिश कोरोशंस दिखाता है, ठीक। परफोरेशन ऑफ स्टमक, ये भी ये तीनों एसिड का ही है, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और HCl तीनों एसिड का ये साइन एंड सिम्टम्स में आएगा जब आगे आप पढ़ेंगे तो, परफोरेशन ऑफ स्टमक, ठीक है। इसके बाद आता है कोरोसिव पॉइजन हमारा हो गया। इसके बाद आता है क्या, इरिटेंट पॉइजन। इरिटेंट पॉइजन क्या होता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारा जो GIT है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसमें क्या करता है, इरिटेशन कॉज करता है और इन्फ्लामेशन करता है। इन्फ्लामेशन तो वो भी कर रहा था लेकिन ये साथ में क्या करता है, इरिटेशन भी कॉज करता है, और ये किडनी और लिवर को भी अफेक्ट कर सकता है। वो जो हमने पढ़ा था कोरोसिव पॉइजन, उसमें ऑर्गन अफेक्टेड क्या थे, माउथ था, हमारा इसोफेगस था, ठीक है, स्टमक था। इसमें क्या है, ये लिवर और किडनी को भी इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, कॉपर सल्फेट, फॉस्फोरस, लेड और रेसिन, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या है, वही नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा और डिहाइड्रेशन होगा। इसके बाद सिम्टम्स देख लिए। इसके बाद हमारा थर्ड वाला क्या आ जाता है, न्यूरोटिक पॉइजन, नर्वस पॉइजन जिसको हम कहते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है, आप नर्वस हैं तो क्या करेंगे, ये एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्व्स। काय पे एक्ट करेंगे, हमारी CNS पे और पेरिफेरल नर्व्स पे ये एक्ट करेंगे। सब टाइप्स इसके क्या हैं, सबसे पहले आता है सेरिब्रल पॉइजन। सेरिब्रल पॉइजन जो कि क्या करते हैं, ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। इसमें अल्कोहल, ओपियम और बार्बिचुरेट्स आ जाते हैं। स्पाइनल पॉइजन, स्पाइनल पॉइजन्स वो होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड पर एक्ट करते हैं, ठीक है, नाम में ही लिखा है। सेरिब्रल मतलब ब्रेन को अफेक्ट करेंगे, और क्या आ जाएगा इसमें, ओपियम, बार्बिचुरेट्स, अल्कोहल। स्पाइनल पॉइजन जो कि स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्निन। स्ट्रिक्निन काय का केमिकल कंपाउंड है, धतूरा का। धतूरा में जो है स्ट्रिक्निन पाया जाता है, सॉरी धतूरा नहीं, कुपीलू। स्ट्रिक्निन, स्ट्रिक्निन जो है वो कुपीलू में पाया जाता है, ठीक है। कुपीलू का टॉक्सिक प्रिंसिपल है स्ट्रिक्निन। इसके बाद हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्व पॉइजन की। तो पेरिफेरल नर्व पॉइजन क्या करेंगे, हमारी जो नर्व्स हैं, मोटर और सेंसरी नर्व्स, उनको अफेक्ट करेंगे। इसमें क्या आ जाते हैं, क्यूरेरी और लेड, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं अब फोर्थ नंबर का पॉइजन क्या है। इसके बाद हम देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स में अनकॉन्शियसनेस, कन्वर्जन्स, पैरालिसिस और कोमा। अब ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो CNS से रिलेटेड हैं, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस होगा, कन्वर्जन होगा, पैरालिसिस होगा, कोमा होगा।
फिर आता है कार्डियक पॉइजन। कार्डियक पॉइजन क्या होता है, जो कि हार्ट मसल पर एक्ट करता है। मोड ऑफ एक्शन में क्या है, हार्ट एक्ट ऑन द हार्ट मसल और कार्डियक कंडक्शन सिस्टम लीडिंग टू इरिथमियास और कार्डियक अरेस्ट। ये क्या करता है, हार्ट मसल्स पर या फिर कार्डियक कंडक्शन सिस्टम पे जो है एक्ट करता है और इरिथमियास या फिर कार्डियक अरेस्ट कॉज करता है। इसके एग्जांपल्स में क्या, एकोनाइट डिजिटैलिस जिसको हेतपत्री बोलते हैं हिंदी में, ओलियंडर टोबैको, ठीक है। सिम्टम्स में क्या है, पाल्पिटेशन, इरेगुलर पल्स हो जाएगी, कार्डियक फेल्यूर हो गया, सडन डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो कार्डियक से रिलेटेड मतलब हार्ट से रिलेटेड इसके सारे सिम्टम्स इसमें आपको लिख देने हैं, जैसे पाल्पिटेशन, इरेगुलर पल्स, कार्डियक फेल्यूर और सडन डेथ। इसके बाद आता है एस्पाइरिन पॉइजन्स। इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पॉइजन्स। अभी तक हमने कार्डियक पॉइजन्स देख लिए, नर्वस सिस्टम के पॉइजन्स देख लिए, इरिटेंट देख लिए, कोरोसिव देख लिए, अब हम देखेंगे एस्पाइरिन। अब क्या बच गया हमारा, रेस्पिरेटरी पॉइजन। तो इसका क्या है, मोड ऑफ एक्शन, इंटरफेयर विद द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइजेशन लीडिंग टू टिश्यू एनॉक्सिया एंड सफोकेशन। अब नाम ही है रेस्पिरेटरी पॉइजन, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को या फिर यूटिलाइजेशन को क्या कर देगा, इंटरफेयर करेगा, है ना, इंटरफेयर विद द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइजेशन। और ये क्या करेगा, एनॉक्सिया और सफोकेशन, ठीक है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, साइनाइड और मीथेन, ठीक है, मोस्ट कॉमन है ये। इसके बाद सिम्टम्स क्या है, ब्रीदलेसनेस। अब जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड सिम्टम है वो सारे इसमें लिख देने हैं। ब्रीदलेसनेस हो गया, जैसे हेडेक हो गया, साइनोसिस हो गया, अनकॉन्शियसनेस हो गया, ठीक है, हेडेक हो गया। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है नेक्स्ट, नेफ्रोटॉक्सिक पॉइजन। अब नेफ्रोटॉक्सिक पॉइजन क्या होते हैं, जो कि किडनी पर अफेक्ट दिखाते हैं अपना। मोड ऑफ एक्शन इसका क्या हो गया, डैमेज रीनल टिब्यूल्स और ग्लोमेरुलाई कॉजिंग फेलियर ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। जो किडनी के फंक्शंस को अफेक्ट करें वो नेफ्रोटॉक्सिक पॉइजन हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, मर्क्यूरी, लेड, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। क्या क्या है, मर्क्यूरी, लेड, इथाइलिन ग्लाइकोल। सिम्टम्स में क्या आ जाएगा, आप किडनी से रिलेटेड सिम्टम्स लिखते ना, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, हेमेट्यूरिया एंड रीनल फेल्यूर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं हेपेटोटॉक्सिक पॉइजन। हेपेटोटॉक्सिक पॉइजन वो होते हैं जो लिवर को अफेक्ट करते हैं। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या हो गया, हमारे लिवर की जो सेल्स हैं उनका क्या कर देते हैं, ये नेक्रोसिस कर देते हैं, डेथ कर देते हैं लिवर सेल्स की, या फिर डिजनरेशन कर देते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या आता है, फॉस्फोरस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पैरासीटामोल और एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। सिम्टम्स में क्या है, आप लिवर से रिलेटेड लिख दीजिए, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, लिवर इनलार्जमेंट, हेपेटिक फेलियर, ठीक। मिसलिनियस पॉइजन्स क्या होता है, एडिशनल में देख रहे हैं। अब आता है मिसलेनियस पॉइजन, अब आता है मिसलेनियस पॉइजन्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एंडोक्राइन पॉइजन्स। एंडोक्राइन पॉइजन्स क्या हैं, जो कि हार्मोनल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि डीडीटी हो गया, एस्ट्रोजन एनालॉग्स हो गया, ठीक है। हिमेटोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक पॉइजन्स क्या होते हैं, जो कि रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करने वाले हो गए हीमोटॉक्सिक। विनम और अफेक्ट क्लॉटिंग, ठीक है। तो विनम में क्या आ जाएगा अपना, स्नेक विनम आ जाएगा। इसके बाद अब हमारा आयुर्वेद का आ गया, विष का वर्गीकरण क्या है, देखो चरक। इसके बाद आयुर्वेद में हम विष का वर्गीकरण, इसके बाद आयुर्वेद में विष का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, कि जो अपने आचार्य चरक और सुश्रुत हैं उनने कितने प्रकार के बताए हैं विष, स्थावर और जांगम। किसने, चरक और सुश्रुत ने, है ना। वाग्भट जो हैं उन्होंने जो है 3 प्रकार के विष बताए हैं, स्थावर, जंगम और कृत्रिम। तो चरक और सुश्रुत ने 2 बताए हैं, 2 आचार्यों ने 2 बताए हैं, स्थावर और जंगम, और वाग्भट ने 3 बताए हैं, स्थावर, जंगम और कृत्रिम। स्थावर विष क्या होते हैं, स्थावर विष यथा वनस्पति, खनिज, धातु आदि में प्रकृति रूप में पाए जाने वाले विष स्थावर विष कहते हैं। मतलब जो वनस्पति या फिर खनिज या धातुओं से प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्थावर विष। अब वानस्पतिक विष में क्या आ जाते हैं, अपने पेड़ पौधे आ जाएंगे ना, पेड़ पौधे से जो अपन को मिल रहे हैं विष, जैसे कि अर्क हो गया, धतूरा हो गया, कनेर हो गया, बहुत से ऐसे पॉइजनस प्लांट्स हैं, तो वो जो प्लांट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे वानस्पतिक विष में। खनिज या धातुज विष कौन से होते हैं, जो धातुओं से प्राप्त हो, जैसे कि पारद हो गया, वंग हो गया, नाग हो गया, संख्या हो गया इत्यादि, ठीक है। तो ये स्थावर विष में क्या आ गया हमारा, एक तो प्लांट वाले आ गए और हमारे क्या आ गए, धातुज वाले आ गए। फिर इसके बाद आता है जंगम विष। क्या होता है, जंगम प्राणियों से उत्पन्न होने वाला विष जंगम कहलाता है। अब जो जंगली वाइल्ड एनिमल से जो हमें विष मिल रहा है उसको हम जंगम विष कहते हैं।
जीव जंतुओं में पाया जाने वाला विष, जैसे कि सर्प विष हो गया, वृश्चिक विष हो गया, कीट विष हो गया, है ना, लूटा विष हो गया, ये सारे जो हैं वो जांगम विष में आ जाएंगे। इसके बाद गर्विष। गर्विष क्या होता है? संयोगज विष, दो या दो से अधिक द्रव्यों के मिलने से उत्पन्न विष गर्विष के नाम से जाना जाता है, जो रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। अब जो विष दो या दो से अधिक द्रव्यों के मिलने से बन रहा है उसको क्या कहते हैं? गर्विष कहते हैं। ठीक है, इसी को संयोगज विष भी कहते हैं। संयोगज क्यों कहते हैं? क्योंकि दो द्रव्यों के मिलने से बन रहा है, इसलिए संयोगज कहते हैं। ठीक है, इसी को गर्विष कहते हैं। अब ये जो है इसका पाचन शरीर में देर से होता है। क्या होता है? इसका जो डाइजेशन है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या होता है? देर से होता है, इसीलिए ये शीघ्र मृत्यु कारक नहीं होते हैं। ठीक है, ये शीघ्र मृत्यु कारक नहीं होते हैं। इसके बाद गर्विष के प्रकार में है आविष संयोग और साविष संयोग। आविष संयोग में क्या है? जैसे कि मधु और घृत का संभाग योग, मतलब पहले मधु जो है वो मतलब एक लाभकारी चीज़ थी, घृत भी लाभकारी चीज़ थी, लेकिन अगर आपने इनको संभाग में मिला दिया तो ये क्या बन गए? विष बन गए, तो इसको ये आ जाएगा आविष संयोग में। फिर सविष संयोग, इसमें आ जाते हैं हमारे कृत्रिम विष। ठीक, दूषी। अब गर्विष देख लिया, अब देखते हैं दूषी विष। दूषी विष क्या होता है? स्थावर, जांगम या कृत्रिम विष का वह अंश जो शरीर में स्थित होकर धीरे धीरे रस आदि धातुओं को दूषित कर मृत्यु उत्पन्न करे, दूषी विष कहलाता है। दूषी का मतलब क्या होता है? चाहे वो स्थावर, चाहे वो जांगम हो, चाहे वो कृत्रिम विष हो। ठीक है, अब इन तीनों का वह अंश जो कि शरीर में जाकर क्या कर रहा है? वो पार्ट, वो इसका पार्ट जो कि शरीर में जाके धीरे धीरे हमारी जो रसादी धातु है उनको दूषित करके हमारी मृत्यु उत्पन्न कर रहा है ना, वो पार्ट जो कि शरीर में जाके हमारी धातुओं को दूषित कर रहा है, उसके बाद मृत्यु उत्पन्न कर रहा है, वो दूषी विष में आ जाता है। ये विषाणु औषधियों के प्रभाव से कम वीर्य वाला होकर तत्काल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता तथा बाद में अन्य कारणों से उद्दीप्त होकर धातुओं को दूषित करके रोग उत्पन्न करता है। अब ये क्या होता है? कम वीर्य होने वाले, ये कम वीर्य वाला होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है? कम वीर्य वाला होता है। अब इसकी जब पोटेंसी कम होती है, तो पोटेंसी कम है तो इसीलिए, अब इसकी जब पोटेंसी कम है तो शरीर में जल्दी थोड़ी ना ये अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा, देर से करेगा। ठीक है, तो ये कम वीर्य वाला होता है, इसलिए क्या करता है कि प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता है तत्काल। बाद में क्या होता है? अन्य कारणों से ये एग्रीवेट होकर के धातुओं को दूषित करता है और फिर रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूषी विष। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।